नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप सबका द पेंटोमिया टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस दोस्त से मिलने वाले हैं जो 2 बार नेशनल लेवल डिबेट चैंपियन रह चुके हैं, जो कभी स्टेज पे बोलने से इतराते थे, आज के डेट में वो आनंद कुमार तक के इवेंट को होस्ट कर चुके हैं, जो पूरे इंडिया में अपना नाम बना रहे हैं। Let's welcome the very talented and most creative speaker and writer, Mr. Dhirendra Kumar. Welcome to the Pentomnia show, धीरेन्द्र भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। और मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पेंटाओमिना जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए आपको भी मुबारकबाद और आपकी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले हम बहुत एक साथ काम कर चुके हैं, अगर देखें तो बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए आपने, हम उस इवेंट में प्रेजेंट थे। और एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक हिंदी होस्ट का होना, और आप पूरी अपनी एंकरिंग हिंदी में करते हैं। क्या मैं एक सवाल दिल में तो जरूर आएगा मन में कि क्या आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग कैसे है? क्या आपने कुछ स्पेशलाइजेशन करी है हिंदी को लेकर के? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की है, और फैक्ट की बात यह है कि मैं बचपन से कभी हिंदी मीडियम स्कूल में भी नहीं पढ़ा हूं। बचपन से ही मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। मेरा माहौल जो है वो इंग्लिश का रहा है, परंतु ये माँ हिंदी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है जो जो मुझ पर बनी रहती है, और मैं हिंदी में सब कुछ कर पाता हूँ। और दूसरी बात, एंकरिंग की या होस्टिंग की या किसी भी फील्ड की बात करो, मेरा मानना ये है कि आपके पास जो है वो कंटेंट होना चाहिए। भाषा तो सिर्फ एक माध्यम है लोगों से बात करने का, और उसमें मुझे नहीं लगता कि हिंदी या इंग्लिश जो है कोई ज़्यादा बैरियर रखती है, बल्कि हिंदी जो है लोगों को और ज़्यादा प्रभावित करती है, जैसा मेरा मानना रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदी इंग्लिश कोई ज़्यादा फर्क नहीं रखती है, अगर आपके पास जो है बोलने के लिए कंटेंट है तो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक पता चला कि आप अपने स्कूल में कोई कंपटीशन था, तो आप अपने टीममेट के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या वो सीन हमें बताएंगे? वहां पे आपका शायद मतलब आप हार गए थे। और बहुत 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 अच्छा प्रश्न है, आपने काफ़ी तह तक रिसर्च कर ली है शायद भाई। हाँ, मुझे याद है, मैं शायद उस समय क्लास 6 या 7th में रहा हूँगा, 7th ईयर की बात है। तो हमारे कॉलेज स्कूल से जो है 2 लोग जाते थे कंपटीशन में। वो तहसील स्तर का कंपटीशन होता था दूसरे स्कूल में, उसमें तमाम स्कूल के विद्यार्थी आते थे उस तहसील के। तो मेरे को बोला गया था कि आपको तो स्पीच तैयार करना ही है, परंतु जो आपकी पार्टनर जा रही है, दूसरी बंदी जो जा रही है, उसको भी स्पीच आपको तैयार कराना है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता था स्पीच जो है 6-7th ईयर के हिसाब से ठीक ठाक। तो मैंने अपनी भी स्पीच तैयार की और उसको भी स्पीच तैयार करवाई, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहो कि मेरी तैयार कराई गई स्पीच पे वो फर्स्ट आ गई और मैं सेकंड आ गया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। एक बहुत ही मतलब सोचने वाला मोमेंट हो गया होगा। हाँ, अभी हम अंदर से खुशी थी मैंने मतलब जो है कंटेंट दिया वो फर्स्ट आया, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम देखते हैं क्या होता है कि अभी कोविड-19 का जैसे टाइम चल रहा है, इसमें बहुत से टोटके चल रहे हैं कोविड को लेकर के। आप इस पे बिलीव करते हो या कभी लाइफ में ऐसा किया आपने कुछ? अब तो बुद्धि जो है थोड़ी विकसित हो चुकी है, बिलीव नहीं करता हूँ, परंतु मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। कभी कभी ऐसा होता था ना कि हमारा जो है स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो मुझे किसी ने बता दिया था बचपन में कि प्याज जो होता है, अनियन को जो है अगर अपने बॉडी के पास में रख के रात को सो जाओ तो सुबह को जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, यानी कि बॉडी हीट अप हो जाती है। तो मैंने यही किया, एक दिन प्याज अनियन को अपने पास में रख के सो गया, और सुबह को जो है वो बॉडी उससे वास्तव में हीटअप हुई। पापा को कहा, पापा बहुत तेज बुखार है, अब मैं स्कूल तो नहीं जा सकता। मगर मेरे पापा जैसे कि बाप तो बाप होता है, मेरे से ज्यादा होशियार, उन्होंने थर्मोमीटर लगा के चेक किया कि बुखार असलियत में है या नहीं है, तो अंदर बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मल था, और फिर मेरे को जबरदस्ती स्कूल भेजा।
तो ये एक अच्छा। कह सकते हो या आप एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हो जो मैंने किया। अच्छा, आप ब्रिलियंट बहुत ज्यादा हैं, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपको स्कूल ना जाना हो, ना जाने का मन हो, इसके वजह से कोई और नॉटी वर्क कर दिया हो आपने, कुछ शरारत, कभी ऐसा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं रिसर्च तो करी है मेरे बारे में कि जो है मेरे को याद आ रहा है एक बार बारिश हो रही थी बहुत तेज। और वैसे मैं स्कूल, मैं आपको बता दूं कि स्कूल जाने से मैं कभी कतराता नहीं था, बचपन से स्कूल जाने के लिए बहुत हाँ। खुश होता था। परंतु कभी कभी मन होता है, आखिर बच्चा तो बच्चा ही है। तो मेरा मन हुआ, बारिश हो रही थी कि आज नहीं जाना है स्कूल। तो क्या होता था, हम गांव से स्कूल जाते थे, बस आती थी और बारिश की वजह से बस गांव तक नहीं आ पाती थी। तो 1-2 किलोमीटर जो है हमको पैदल या साइकिल से जाना पड़ता था। तो मैं साइकिल से जाता था, वहां साइकिल रख देता था, बस से चला जाता था। मैंने क्या किया उस दिन, साइकिल को पंचर कर दिया सुबह ही उठ के। अब जब साइकिल ही नहीं होगी तो जाऊंगा कैसे। तो मैंने जैसे कि कहा कि मेरे पापा शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये हाँ। इसने जानबूझ के किया है, चुपके से, मम्मी की आदत होती है बता देना पापा को। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मम्मी आपके सामने कोई बात छुपा ले मगर कभी भी कोई बात वो अपने हस्बैंड से नहीं छुपाती है, पापा से। तो मैं हाँ। बता दिया इसने जानबूझ के किया है। और फिर उन्होंने स्ट्रिक्टनेस के साथ मुझे उसी बारिश में छाता लेके पैदल भेजा 2 किलोमीटर, समय से पहले निकाल के। तो वाओ, ये मेरे घातक भी सिद्ध हो गया मानना पड़ेगा सर। अच्छा, आप दिशा पाटनी को बहुत करीब से जानते हैं, इसके पीछे क्या आपका? करीब से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने 10th तक तो एक स्कूल में पढ़ाई की थी। 10th के बाद मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन किया था बरेली में, जिसका नाम BBL है, ब्रजभूषण लाल पब्लिक स्कूल। तो उसमें 11th-12th किया था। तो उसमें मेरे आने से पहले दिशा पाटनी जो है वहाँ की हेड गर्ल रह चुकी हैं। 12th जो वही स्कूल अच्छा। से किया था, तो काफी उनके चर्चे थे। उनके मेरे दोस्त लोग, मैं तो कभी नहीं गया मिलने। तो उस समय जब हाँ, हाँ। बॉलीवुड के क्षेत्र में आई ही थी 2015-16 के आसपास, तो मेरे हाँ, दोस्त हाँ। लोग गए थे मिलने घर पे उनके, तो बता रहे थे। तो जब करीब की बातें बता रहे थे तो ऐसा लगता है कि हम भी करीब से ही जानते हैं। अच्छा, अच्छा, तो कुछ आपने उनकी कोई चीज वहां पे, कोई धौस जमाई आपने स्कूल में? नहीं नहीं, धौस मैं क्या जमाता, मैं तो नया था। उनका भाई भी एक पढ़ता था उस समय जब हम पढ़ते थे। तो एक साथ छोटा भाई था, वो उस समय 10th में था उसी स्कूल में। आज आप एक शायर हैं, और आज हम्म, के युवा हम्म, देखे तो लव एंड रोमांस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कहीं आप हम्म, इससे अलग हैं। आपके हम्म। अलग होने का कोई एक, मतलब रीजन, या क्या प्यार, क्या इसके अंदर पैशन क्या है, कुछ तो होगा। मैं बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी युवा हैं या जो भी लोग प्यार, मोहब्बत, इश्क या श्रृंगार पे लिखते हैं, तो मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जिस परिवेश में, समाज में जो है, अगर नफरतें हावी हों तो उन नफरतों को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के बलबूते पर ही खत्म किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। और श्रृंगार रस लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि महबूब की आंखों से बात करना। परंतु अगर मैं अपनी बात करूं, अपने व्यक्तित्व की बात करूं, तो मुझे श्रृंगार रस पे लिखना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि मैं अपनी ही 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताता हूं कि मैं क्या लिखता हूं और मैं क्या नहीं लिखता हूं, मुझे क्या लिखना चाहिए। एक बतौर शायर के हैसियत हैसियत से मैं 4 पंक्ति रखता हूं, सुनेगा कि चंपा चमक चांदनी की, चंचल चाल नहीं लिखी। ये सारे युवा साथी सुने। चंपा चमक हाँ, चांदनी की, चंचल चाल नहीं लिखी, उसको अपना नेकी मैंने। चंपा चमक चांदनी की, चंचल चाल नहीं लिखी, घुंघरू पाजे बोकी मैंने, छम छम ताल नहीं लिखी, और महबूबा के जुल्फों और आंखों की भाषा नहीं लिखी, उसको अपना नेकी मैंने, कोई अभिलाषा नहीं लिखी। उसको उसको अपना नेकी मैंने, कोई अभिलाषा नहीं लिखी। तब क्या लिखा मैंने, सुनिएगा कि कातिल हाँ, को हाँ। कातिल और सत्ता से संग्राम लिखा। कातिल को कातिल और सत्ता से संग्राम लिखा, द्रवित हृदय और भूखे पेटों का कोहराम लिखा। रणभूमि में केवल मैंने वीरों का बलिदान लिखा, अपनी हर एक कविता में जिंदा हिंदुस्तान लिखा। अपनी हर एक कविता में जिंदा हिंदुस्तान लिखा। तो मुझे वाह। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक ऐसा तबका जो सोया हुआ है, उसको जगाने बिल्कुल। जगाने की कोशिश में मैं
अपनी कविता करता हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत भी अगर फायदा मेरी कविता के माध्यम से हो सके तो वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और इस देश के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। आप बहुत लिखते हैं। आपको हमने ये देखा कि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक चीज पता चली, आप बहुत लिखते थे और खुद प्रैक्टिस करते थे रूम में। मतलब उसको बोलने के लिए आप बहुत बेचैन थे, मतलब कब मुझे मौका मिले और मैं उस अपॉर्चुनिटी को दबोच लूं। और इसमें हो सकता है कि आपको जरूर, मतलब हो क्या सकता है, डेफिनेटली आपके कुछ लोगों ने जरूर हेल्प की होगी। वो कौन से लोग थे और बिल्कुल कैसे उन्होंने आपकी मदद करी इतना आगे आने में? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि जब मैंने 10th के बाद जो है नया स्कूल ज्वाइन किया था तो अपने शहर को छोड़ा था मैंने। तब मैं बरेली में आया था और यहाँ पर जो है 2 साल तक वही 11th-12th पीसीएम ली थी। और हर पीसीएम वाले का जैसे ही वो 11th में एडमिशन लेता है तो उसका जुनून होता है आईआईटी, नहीं मेरे को आईआईटी जाना है और आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। तो वो हल्के हल्के सपना चूर हो जाता है और जो उस आग को जला के रखता है वो उसको हासिल भी कर लेता है। हालांकि मैं उस आग को नहीं जला के रख पाया तो मैं कहीं और चला गया। जहाँ भी हूँ फिलहाल मैं अच्छी जगह हूँ। तो उस उन 2 साल के अंतराल में 11th-12th के और कोचिंग के दौर में कुछ भी नहीं लिख पाया, ना ही मंच पे बोल पाया। परंतु एक घुटन जो है अंदर अंदर मेरे रोज होती थी क्योंकि मैं मंच पे बोलने का बहुत आदी था, बहुत शौकीन था। फिर मैंने कॉलेज आया, एलपीयू मेरा भाग्य है जो मुझे एलपीयू जैसी यूनिवर्सिटी मिली। इसमें आने के बाद मैं रूम में अपने प्रैक्टिस करता था, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिखने की कोशिश करता था और उसको बोलता था। तो मेरा एक दोस्त है, झारखंड का है, इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, वो झारखंड का है। तो उसने मेरे को सुना और बोला कि यार तू तो बहुत अच्छा बोलता है, तुझे कहीं बोलना चाहिए, यहाँ अवसर निकालना चाहिए एलपीयू में। तो मुझे इतना उस समय कुछ नहीं पता था। फिर मुझे हल्के हल्के समझ आया कि हाँ एलपीयू में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एलपीयू इन सब चीज़ों के नाम से जाना जाता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो मुझे भी क्यों ना आगे आना चाहिए। और मैंने बात की लोगों से, एक ऑर्गेनाइजेशन के ही थ्रू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही थ्रू मैंने पहला मंच जो है मेरे को मिला। शायद मैं याद है उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैं लेना चाहूँगा, झनकार, जिसके उस समय सीईओ थे अंकुर भैया करके थे। तो उन्होंने मेरे को अवसर दिया और वहाँ से मुझे काफ़ी सारा आशीर्वाद मिला। वहाँ से मैंने प्रथम मंच प्राप्त करके बोलना आरंभ किया। जिसका मुझे योगदान या जिसने मुझे प्रेरणा दी वो मेरा रूममेट था। वाह। शायद वो आज इसको देख के वो गर्व महसूस करेंगे एक रूममेट होने का। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे और की बात यह है कि उसने मुझे यहाँ तक का सफर तय करा दिया है, मगर वो बंदा खुद आज तक स्टेज पे नहीं चढ़ा है। वाह, ये मतलब आपकी वाली स्टोरी, आपने उसको सिखाया और हाँ, वही विनर हुई। बिल्कुल यही होता है कि गुरु जो है वो हमको पढ़ाते हुए वहीं पे रह जाता है और उसके शिष्य जो है गुरु का नाम रोशन करते हुए पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। जी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का लाइफ जो है स्टूडेंट के लिए बहुत एक तरह से डिफिकल्ट है। 9 to 5 क्लासेस लगाना, उसके बाद इवेंट्स होते हैं। हम लोग हम स्टूडेंट कभी इवेंट अटेंड करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, बट आप एक एज ए एंकर, आपको स्क्रिप्ट देखना होता है, सब कुछ टेक केयर करना होता है। कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आफ्टर कमिंग फ्रॉम क्लास आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट पता नहीं पढ़ने का मौका मिलता भी नहीं मिलता, कैसे मैनेज करते हैं सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये भी प्रश्न किया कि एलपीयू की लाइफ जो है बहुत व्यस्त है। मैं कहूँगा सिर्फ एलपीयू की ही नहीं, हमारी पूरी जिंदगी ही व्यस्त है। क्योंकि मेरा एक शेर है कि मेरे याद ही नहीं आ रहा है मेरे को कि जिंदगी तो मसाफत की रवानी है, जिंदगी तो मसाफत की रवानी है, संघर्ष ही इसकी सफल कहानी है। तो संघर्ष जो है दिन पे दिन करते रहते हैं। और 9 to 5 क्लासेस लगाने के बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो असली ऊर्जा जो है वो 5 बजे के बाद ही आती है, क्योंकि मैं इवेंट्स अरे अटेंड करता हूँ और उसी में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। क्लासेस तो लगानी ही है, वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है, परंतु जो मुझे असली आनंद जो प्राप्त होता है वो 5 बजे के बाद होता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि शुरुआती दौर में स्क्रिप्ट को थोड़ा पढ़ना पड़ता था, क्या बोलना है ये, अब इतना समय नहीं लगता है कि हम स्क्रिप्ट लिखें फिर उसको याद करें फिर बोलें। अब तो समझ आ गया कि हाँ ये करना है और उसके बाद वो हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक सीख है
कि जरूरी नहीं है कि हम 5 बजे के बाद जो है अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर आराम से बढ़िया नींद सोएं। तब आप ऐसे दौर में तो सिर्फ वही 9 से 5 की क्लास के बीच में फंसकर ही रह जाएंगे। असली जिंदगी तो जो है वो क्लास के बाद ही कॉलेज में शुरू होती है, क्योंकि अगर सिर्फ क्लास जी ही लगानी थी तो वो तो आप घर पे बैठकर भी लगा सकते थे। तो मुझे लगता है उस जिंदगी का हमें जो है फायदा लेना चाहिए, और उस जिंदगी से फायदा लेके हम एक बेहतर जिंदगी को अपनी बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबने अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखी है। हम एक फुटेज देख बिल्कुल। रहे थे आपका, उसमें कुछ एक इवेंट था और उसमें आपकी थोड़ी बेइज्जती, मतलब इंसल्ट सा वहां पे आप फील करे थे। वो मोमेंट थोड़ा आप बताएंगे हमें? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा शेर है मुनव्वर राना साहब का कि मैं इंसान हूँ, बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। तो मैं भी एक इंसान हूँ और गलतियां तो होती हैं, स्वाभाविक है। मुझे याद है कि शायद 34th बेसबॉल नेशनल कोई कंपटीशन था, एग्जैक्टली मुझे कंपटीशन का जी नाम नहीं याद है, जिसमें पूरे इंडिया से, स्टेट से बच्चे आए हुए थे। उसको मैं होस्ट कर रहा था, और उसमें जो है एलपीयू ही उसको होस्ट करा रहा था, परंतु एलपीयू जो है ऑर्गेनाइजर नहीं था। तो उसमें एक चीफ गेस्ट थे, जालंधर के कमिश्नर साहब थे उस समय के। तो ओके। मेरे को जो है कमिश्नर साहब को मंच पर बुलाना था, परंतु सबसे बड़ी गलती उसमें ये थी कि मुझे जो लिस्ट दी थी ऑर्गेनाइजर ने नाम की, उसमें वो 3 इडियट की तरह स्क्रिप्ट चेंज करके दे दी थी, नाम कुछ और दे दिया था। तो हालांकि मैंने 3 इडियट वाला नहीं बोला था मंच में, तो वो जो नाम लिखा था वो मैंने गलत बोल दिया था। वो नाम उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से आके पूछा, जैसे ही वो मंच पर बोलने आए कमिश्नर साहब जी, कि बेटा आप क्या करते हो? मैंने कहा सर बीटेक कर रहा हूँ। आपको नाम भी पढ़ना नहीं आता अच्छे से? मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, ये मेरी बेइज्जती कह ले या कुछ भी कह ले, बिल्कुल सेम उन्होंने ऐसे ही बोला था। तो मैंने कहा सर यही पेज पे जो लिखा हुआ है मैंने यही बोला है। तो उन्होंने फिर पेज देखा, तो उन्हें समझ आया कि हाँ इस बच्चे की गलती नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर है उनकी गलती है, उन्होंने जो लिख के दिया मैंने वही बोल दिया, क्योंकि मेरे को क्या पता। तो उसके बाद से मुझे आज तक वो नाम याद है, उन कमिश्नर साहब का नाम था पुरुषार्थ, जो मेरे को बिल्कुल हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर। और फिर मजे की बात ये होती है कि आप कोई भी गलती को जो है, वहीं पर आपने गलती की, आपकी बेइज्जती हो गई, और आप इंसल्ट फील करके अपने अंदर वहीं पे बैठ जाएं कि नहीं नहीं अब तो मैं नहीं कर सकता। परंतु मुझे पूरा शो होस्ट करना था, तो उसी ऊर्जा के साथ होस्ट करना था। तो मैंने उसी गलती को सीखा, और दोबारा जब मुझे नाम पता चल गया तो काफी अच्छी अच्छी तारीफ की कमिश्नर साहब की, और खुश करके उनको एंड में भेजा, और उन्होंने फिर मेरी जो बेइज्जती की वो तारीफ में तब्दील करके तब वहां से गए। ये होता है कि एक धीरेन्द्र, हम अगर कुछ गलत कर दें तो फिर गलत को सही करने का भी हुनर हम जाने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपसे बेटर कौन जानेगा। राइट। अच्छा, एक एक मैं पिछली बार हम इंडक्शन कर रहे थे, हम लोग इंडक्शन मतलब जी ले रहे थे, फ्रेशर्स बच्चे आए जी थे। वहां जी पे जी अचीवर्स गैलरी लगी थी, उसमें आपका फोटो लगा था एक जगह पे। वहां पे नेशनल हाँ लेवल चैंपियन वहां पे लिखा हुआ था, मतलब आपने 2 बार डिबेट लेवल चैंपियन रह चुके हैं। तो बिल्कुल। इससे मतलब ये है कि आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड गांव, इन सब में भी आपने ये सब करी होगी, ऐसा कुछ है बैकग्राउंड डिबेट से? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन लायक है, मोटिवेशन देगी कि जो लोग सोचते हैं कि पहले हम ये करें फिर ये करें फिर ये करें तब हम वहां तक जाएंगे। अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो एक मुझे याद है कि मैं जब एलपीयू में आया था तो उस समय मैंने शायद स्पेक्ट्रा में पार्टिसिपेट किया था, और स्पेक्ट्रा में मैं हार गया था। हारने के बाद मेरी दोस्ती हुई थी, मेरा जो डिबेट पार्टनर रहा जिसके बदौलत मैं इतने सारे डिबेट जीत पाया, अविरल द्विवेदी। तो उनसे मेरी जान पहचान हुई, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया कि हाँ ये भी कुछ कर सकता है। तो मुझे पहला सीधे नेशनल डिबेट वो लेके गए उत्तराखंड में, जो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है वो यूनिवर्सिटी। तो वहां पर मैं कोई स्टेट डिबेट नहीं किया, मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट डिबेट नहीं किया, सिर्फ तहसील लेवल पे जीता था। तो वहां तो कुछ ज्यादा इतना खास नहीं होता है, सीधा नेशनल गया और जोरदार परफॉर्मेंस दी। लोगों ने काफी तारीफ की, तालियां बजाई कि आप तो जीत ही रहे हैं, जीत रहे हैं, आपकी जीत पक्की है। और जब रिजल्ट आया तो ये हुआ कि मैं हार गया, मुझे हार का सामना करना पड़ा। और फिर मैं वहां से थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, मैंने कहा कि अब मैं ये, मुझे लगता है कि डिबेट में नहीं कर पाऊंगा, नेशनल आके हार गया। उस समय थोड़ी बहुत जान पहचान थी एलपीयू में, लोग क्या कहेंगे हार के जा रहा है।
परंतु मेरी हिम्मत जो है मेरे पार्टनर ने, अविरल ने बंधाए रखी, और उसी हिम्मत से, उसी आग को मैं अपने अंदर जलाते रहा, और फिर मुझे दोबारा वो साथ में लेके गया। फिर उसने विश्वास जताया, जामिया मिलिया इस्लामिया में मुझे दिल्ली नेशनल डिबेट में लेके गया, वहां पर हम दोनों जीत कर आए। उसके बाद फिर मुझे लेके गया वो उसी जीत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वहां से भी हम जीत के आए और एलपीयू के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। अपने लिए भी हम अपना नाम भी वहां पर छोड़ के आए। तो मतलब मैं जो है डिमोटिवेट नहीं हुआ एक हार से, वो हार का जो गम था उसको मैंने अपने अंदर पल्ले दिया, और उस गम को जो है विजयी। अच्छा, आज के डेट में एक बहुत अच्छा वक्ता आप बन चुके हैं। ये आप बताएंगे कहाँ से मोटिवेशन? ये तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा वक्ता बन चुका हूं, ना मैं कहूंगा बहुत अच्छा वक्ता बनने की कोशिश में हूं। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय तो बहुत लोगों को जाता है, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि सफलता के पीछे अकेला सिर्फ आपका हाथ नहीं होता। जितने भी बहुत ही बड़े सफल विद्वान व्यक्ति रहे हैं, किसी ने सिर्फ अपने दम पर ही सब कुछ कर लिया हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसका श्रेय मैं अपने सबसे पहले तो माता पिता को भी दूंगा, जो मेरे पे विश्वास बनाए रखते हैं, जो शुरू में समझते थे शायद कि कविता कुछ होती भी नहीं है, मंच क्या होता है ये भी नहीं जानते थे, आज मेरे पे विश्वास करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मेरा रूममेट, जिसने मुझे प्रेरित किया, राहुल झारखंड का, जिसके कारण मैं मंच पर चढ़ा पहली बार। और तीसरा जिसके कारण मैं नेशनल डिबेट जीत पाया, अविरल द्विवेदी, और उसमें मेरी कंटेंट में भी काफी हेल्प की जाती है। उस समय मैं कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं लिख पाता था, लिखता था, परंतु नेशनल के लेवल में जिसमें मेरी पीयूष शर्मा बड़े भाई हैं वो मदद करते थे। और फिर मैं एंकरिंग के क्षेत्र में बात करूं, एंकरिंग में आया तो एंकरिंग में मुझे काफी बहुत हद तक मदद की विष्णु भाई हैं, जो इंग्लिश के बहुत अच्छे, बहुत ही मैं कहूंगा हिंदुस्तान में श्रेष्ठ एंकर हैं। उन्होंने मुझे उनसे मैं काफी ज्यादा मुतासिर हुआ, मेरी मदद भी की है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। धीरेन्द्र भाई, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है द अंडरग्राउंड पोएट्स, उसका क्या विजन क्या है? सबसे पहले मैंने जैसे ही कहा कि हम लोग जो है वो स्टेज के लोग हैं, मंच के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो भी थोड़ा बहुत मुकाम हासिल किया है, तो उसी थोड़े बहुत मुकाम में से थोड़ा बहुत मुकाम जो है ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को भी दे पाए जो ऊपर आना चाहते हैं, जो मंच पर आना चाहते हैं, जो अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष दिखाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने द अंडरग्राउंड पोइट्स को ओपन किया। अब तो उसको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया है, एलपीयू के अंदर एसओसी में रजिस्टर कर दिया है उसको, और उसके तहत हमने नए लोगों को, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ना कि हमने एक मुशायरे में उनको पढ़ने का अवसर दिया, बल्कि कुछ सिलेक्टिव जो अच्छा लिख रहे हैं उन लोगों को राष्ट्रीय दूरदर्शन डीडी पंजाबी के चैनल पर हमने बोलने का अवसर दिया, जिसको पूरे भारत में जो प्रसारित हुआ और जिसको पूरे भारत ने सुना। जी जी बिल्कुल, वही जैसे आपको हमने डीडी चैनल पे देखा, आपको बहुत सारे मुशायरा में जाते हुए देखा, आपको बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करते हुए देखा। इवन हमने यह हमारे बिहार के सुपर 30 जो मूवी बनी थी, उनके प्रेरणा आनंद कुमार को आपको होस्ट करते हुए देखा। ऐसे बड़े बड़े इवेंट होस्ट करते हुए आपको देखा गया है, और आपने दर्शकों का एक अटेंशन पूरा लेके रखा, दर्शक को बोर नहीं होने दिया। ऐसे कुछ और भी युवा हैं जो आगे आना चाहते हैं, जो ऐसे बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, और क्या मैसेज देना चाहेंगे वो टैलेंट्स जो आगे आना चाहते हैं, मंच पे कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। इस समय जो है एक डायरेक्शन की हर किसी को बहुत जरूरत है। मैं अपनी बात करूं या तमाम युवाओं की बात करूं, उन तमाम लोगों की बात करूं जो मंच के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो भी कुछ करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा शेर है, इस शेर के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा। अब इश्क का मतलब यहाँ सिर्फ वो नहीं है जो समझ रहे हैं सब, इश्क का मतलब यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर फील्ड से है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूबने का मतलब है कि हमको जो है मशक्कत, मेहनत, जद्दोजहद करते हुए हर सफलता को प्राप्त करना है। अगर हम सोचें कि कोई भी काम जो है वो बहुत आसानी से
चंद दिनों में हो जाए, तो शायद ये संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हमें वो सफलता के लिए या किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए ध्यान में रखने की है, वो है धैर्य और जिज्ञासा। जिज्ञासा अपने अंदर हमेशा लानी होगी, हमेशा आगे बढ़ने की सोच को डेवलप करना होगा और उसको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। परंतु आज का यूथ जो है, और यूथ में मैं भी आता हूं, शॉर्टकट के चक्कर में बहुत लगा हुआ है। तो ये शेर जो है वो उल्टा हो जाता है कि ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और कूद के जाना है। कूदने की कोशिश में है, तो कूदने की कोशिश में जो है वो मुकाम नहीं मिल पाएगा जो उसके अंदर से जल के जाने पे जो मिलेगा, जो तपन, जिससे तपस में हमारा शरीर या हमारी भावनाएं जो है अड़िक और मजबूत होंगी, वो वैसे कूदने से या शॉर्टकट से नहीं हो सकती। तो ये तीन बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना है, जिज्ञासा, धैर्य और शॉर्टकट को नहीं अपनाना है, हमेशा मेहनत और मशक्कत के ही माध्यम से आगे बढ़ना है। जी, एक सवाल मैं थोड़ा सा पहले पूछना था एक्चुअली। जी आप अभी आज सीएससी कर रहे हैं, लेकिन जी हमें ये पता चला रिसर्च से कि नहीं, पहले आप मैकेनिकल के स्टूडेंट थे, तो मैकेनिकल से सीएससी में शिफ्ट होना, ये मतलब क्या वही लॉजिक है जो हम सोच रहे हैं, हमारे व्यूवर्स अगर सोचे, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट युवा अगर सोचे मैकेनिकल से सीएससी में, रेशियो के चक्कर में आते हैं लोग, आपके नहीं नहीं नहीं, शायद भाई ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल रेशियो वाली बात नहीं है। बात यह है कि मेरे को जो है, जब मैं 12th पास किया था तो उस समय ना सीएससी की इतनी नॉलेज थी ना मैकेनिकल की नॉलेज थी, तो मुझे लगा मैकेनिकल में एडमिशन ले लेना चाहिए, अंतरात्मा कह रही थी मेरी। फिर एलपीयू के बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने जानकारी ली लोगों से, तो लोगों ने एडमिशन ले भी लिया था मैंने मैकेनिकल में। फिर लोगों ने मुझे बताया नहीं, अगर एलपीयू जाना है या कहीं भी जाना है आपको इंजीनियरिंग लाइन में, तो सबसे बेस्ट जो रहेगी वो सीएससी रहेगी। ऐसा लोगों ने कहा, तो मैंने भी सीएससी ले ली और फिर बस सीएससी में पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश में है। चलिए, बहुत बहुत मतलब आगे जाइए, और भी हम चाहते हैं कि आप और भी बड़े बड़े इवेंट होस्ट कीजिए और आपके जो बुलंद आवाज है पूरी दुनिया में फैले। और हमारे बेटा ओमनिया शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का भी, और जितने भी व्यूअर्स ने इसको देखा उन सब का भी बहुत बहुत आभार। आप भी ऐसे ही, मैं चाहूँगा, मेहनत करते रहें, मशक्कत करते रहें, और ईश्वर की कृपा से पेंटा ओमिना कंपनी को एक बार पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके जाएं। ये मेरा आशीर्वाद है और मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।